अगला आईपीओ है सिम बायोटेक फार्मा लैब का आईपीओ। ये आईपीओ भी 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में खुला हुआ है। इसकी जो प्राइस बैंड है वो 938 रुपीज़ से 988 रुपीज़ के बीच का है। लॉट साइज 15 शेयर्स का है और ये भी फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों का मिक्स है। टोटल इशू साइज इसका 1757 करोड़ का है और 150 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल 1607 करोड़ का है। कंपनी ने अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 526.20 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं। और इसके साथ ही कंपनी का जो जीएमपी है, इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है, इसकी भी मैं बता दूं वो 350 रुपये के आसपास का इसका जीएमपी चल रहा है ऑलरेडी। और उम्मीदें बाजार में जो बढ़ जाती हैं जीएमपी को लेकर, जीएमपी के बाद की कंपनी बहुत अच्छी शायद उसकी लिस्टिंग हो जाए। इस पर भी हम बातचीत करेंगे आखिर में कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, निवेशकों को इसको देखना चाहिए कि नहीं और इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, जीएमपी को देख के हाइप ना बनाए किसी भी आईपीओ की। तो चलिए मैम, सिम्बायोटिक का आईपीओ आपको कैसा लग रहा है और इस पर आपकी क्या राय बनती है इस वक्त? हाँ, देखिए सिम्बायोटिक फार्मा लैब्स का जो बिजनेस है, मैं पहले थोड़ा वो समझाऊंगी। ये लोग क्या बनाते हैं, स्टीरॉइड्स, एपीआई और हॉर्मोन्स। ठीक है, ये बनाते हैं, लेकिन ये जो हॉर्मोन्स और ये स्टीरॉइड एपीआई जो है, ये एकदम निश कैटेगरी के हैं। क्योंकि इसमें दो तरह की आप ये मानिए चीजें लगती हैं। एक तो आपका इसमें केमिस्ट्री भी होना चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए, और फर्मेंटेशन पे पकड़ होनी चाहिए। तो इंडिया में बहुत कम कंपनी है जो केमिस्ट्री प्लस फर्मेंटेशन दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करती है, लेकिन ये दोनों के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं और इसीलिए ये थोड़ा निश बिजनेस हो जाता है। दूसरी तरफ जब आप इस तरह के एपीआई बनाते हैं जो कि स्टीरॉयड या हॉर्मोन्स रिलेटेड एपीआई रहते हैं, तो वहां पे हाई एंट्री बैरियर होते हैं, क्योंकि आपको टेक्निकल नो हाउ बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रखना पड़ता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग एकदम स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम बोलते हैं वो होती है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स आपको काफी ज्यादा लगते हैं। तो हर किसी कंपनी के बस का नहीं है कि ये इस तरह के निश स्पेस में एंटर करे, तो वहां पे इनका एडवांटेज आता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी ये इंजेक्टेबल्स बिजनेस से भी अब इनकी कारोबार से इनको फाइनेंशियल में और इंक्रीमेंट होने लगेगा, क्योंकि ये इंजेक्टेबल्स में भी हैं और आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। देखिए, पास्ट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो इतनी स्ट्रांग ग्रोथ लगेगी नहीं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक लगेंगे। तो उसके पीछे का कारण भी है कि लास्ट 2-3 सालों में कंपनी ने कुछ केपेक्स भी किया, साथ में कुछ एक इनके जो बिजनेसेस थे वहां पे टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन, क्योंकि नए नए इन्वेस्टमेंट्स किए थे, तो उसमें टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी सप्रेस हुई। लेकिन फ्यूचर इसकी जो ग्रोथ है काफी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि ये तरह का जो बिजनेस है इसका इंडस्ट्री साइज बहुत बड़ा है, निश बिजनेस में ये है जैसा हमने बताया। तो मुझे लगता है इन सब पैमाने पे एक फंडामेंटली काफी मजबूत एक ये कंपनी हो सकती है। और सबसे इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इस कंपनी में है। यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो जहां आपको कोई चीज आपको रॉ मटेरियल सप्लायर से चाहिए, वहां आपकी प्राइस ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब आप खुद बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होते हैं तो सप्लाई चेन वगैरह सब आपके हाथ में रहता है, तो वो आपके लिए एक चीप प्रोसेस भी हो जाता है। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है, तो वहां पे भी एक एडवांटेज मिलता है। तो इन सब पैमाने पे मुझे ये आईपीओ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आने वाले टाइम में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने वाली है, जैसा मैंने बोला, इंजेक्टेबल बिजनेस से काफी अच्छा शेयर आएगा, और साथ में जितने इन्वेस्टमेंट्स करने थे इन्होंने कर लिए, तो उसके बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में आते हुए दिखेंगे। तो उन सब की वजह से मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस कंपनी में अप्लाई करे तो दोनों ही तरह के निवेशक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस पर भी मैम की सब्सक्राइब की रेटिंग है और लंबी अवधि के लिए और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए ही इसमें सलाह दी गई है कि आप इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं।